हाँ तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th की जो मंथली टेस्ट की एग्जाम चल रही है उसी क्वेश्चन को आपके बीच रखेंगे, उसी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन से डिस्कशन करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो फाइनल आपकी एग्जाम होगी, जो भी मंथली एग्जाम चल रहा है सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे और सभी सब्जेक्ट का करेंगे। आपको बता दें कि इसका हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपके एग्जाम में आपको अच्छी सी अनुभव यहाँ से मिलेगी। इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और बार बार बनाएंगे तो इससे आपको अच्छा सा अनुभव मिलेगा। आपको बता दें कि हमारे चैनल पे आपको नितेश सर के माध्यम से, ठीक है, नितेश सर के माध्यम से मैथ व साइंस की डिस्कशन को कराया जाएगा। वहीं रंजन सर के माध्यम से आपको संस्कृत और क्या बताया गया है, इंग्लिश की डिस्कशन कराया जाएगा। और वही हमारे माध्यम से एसटी व हिंदी की डिस्कशन कराई जाएगी। तो आप लोग डिस्कशन से क्या होगा कि आपके एग्जाम में जो भी फाइनल एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो इस डिस्कशन से, ये मंथली टेस्ट के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने से क्या होगा कि आपको एक अच्छा सा अनुभव मिलेगा और क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा। तो अनुभव, एक अच्छा अनुभव के लिए हम लोग आज इस क्वेश्चन को देखेंगे और निरंतर हर मंथली टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आएगा सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखते चलेंगे और फाइनल एग्जाम में एक अच्छा सा स्कोर करेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले लेट ना करते हुए हम लोग आते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह विचार किस लेखक का है। यह विचार किस लेखक का है तो हम लोग बताएंगे कि पुराने का मुंह बताया गया है, ठीक है। पुराने का मुंह तो हम आपको बताए थे जब हम नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर पढ़ा रहे थे, उस टाइम हमने आपको बताया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर में हम बताए थे कि उसमें क्या बताया था कि पार्श्ववृत्ति पुरानी यादों के बारे में बताया गया था। पार्श्ववृत्ति अर्थात पुरानी यादों के बारे में बताया गया था। उससे जुड़ा हुआ वर्ड था हमारा कि पुराने का मुंह। और बताया कि जो हमारी पार्श्ववृत्ति वाली बात थी वो किस चैप्टर का था, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह चैप्टर के लेखक कौन थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है हमारा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि बचपन से ही क्या बताया गया है कि बचपन में ही संगीत के अलावा भी ग्रीक लैटिन भाषा से निपुण कौन हो गए थे, ठीक है। इस बातों को बताया गया है। किस लेखक, हाँ कौन से लेखक थे इसमें, मैक्स मूलर, अमरकांत, भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूले, ये कौन ऐसे लेखक थे जो कि संगीत के अलावा भी, ठीक है, संगीत के अलावा भी ग्रीक और लैटिन भाषा से निपुण थे। तो आपको बता दें कि ये ग्रीक और ये लैटिन भाषा, ये कौन से निपुण थे, तो मैक्स मूलर ये निपुण थे इससे, ठीक है। ऐसे हम लोग एक ट्रिक से जान सकते हैं कि ये सभी लेखक, अमरकांत जी, भीमराव अंबेडकर व गुणाकर मूले, ये सब इंडियन कवि है। और बाहरी कवि कौन था, तो मैक्स मूलर थे बाहरी कवि, ठीक है। तो बाहरी कवि था, तो ये इन्हें ना ग्रीक और लैटिन भाषा का अच्छा सा अनुभव होगा। बाहरी भाषा है ना ये दोनों, ठीक है। तो आपको बता दें कि यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि क्या है हमारा, मैक्स मूलर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि किसकी चित्कार, क्या बताया गया है कि किसकी चित्कार ने सेनों का, क्या बताया गया है कि आरामदेह शयनागार कुंज गया है। क्या बताया गया, फिर से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है कि किसकी चित्कार, यानी कि किसके चिल्लाने से, किसकी चित्कार अर्थात किसके चिल्लाने से सेनो, यानी कि सेन साहब की पत्नी, ठीक है, कि आरामदेह शयनागार गूंज गया था, यानी कि हल्ला होने लगा था, गूंज, वहाँ पे गूंज सुनाई दिया था, ठीक है। किससे, किसकी चित्कार से, किसकी चिल्लाहट से, किसकी आवाज़ से, तो क्या बताएंगे, पत्रकार की, तो नहीं बताएंगे जी, मदन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदन। जबकि मदन और ड्राइवर के बीच बहस हुआ था, तो कौन चिल्ला रहा था, तो मदन चिल्ला रहा था ना जी। तो हम लोग क्या बताएंगे, मदन और ड्राइवर में बहस हुआ था तो कौन चिल्ला रहा था, तो मदन हल्ला कर रहा था, तो इसकी चित्कार गई थी ना। चलिए जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है। आधुनिक समाज में कार्य को कुशलतापूर्ण होने के लिए, आधुनिक समाज में कार्य को कुशलतापूर्ण यानी कि अच्छे ढंग से होने के लिए किसको आवश्यक मानता है। क्या जाति प्रथा को, नहीं, जाति प्रथा को नहीं, क्या जाति प्रथा को हो सकता है, नहीं, जाति प्रथा को बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत हो गया। असभ्यता को नहीं जी, क्या बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। अशिक्षा को भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा, श्रम विभाजन, यानी कि श्रम यानी कि काम को बांटना। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है, काम के आधार पर बांटना, लोग क्या कहलाएगा, तो श्रम विभाजन कहलाएगा ना जी। तो काम के आधार पर बांटने से क्या होता है, सभी का काम अलग अलग होता है, तो कार्य को कुशलतापूर्ण अच्छे ढंग से होता है। तो इसीलिए आधुनिक समाज के लोग क्या मानते हैं, आधुनिक सभ्य समाज के लोग कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानते हैं, तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्या है हमारा, आया क्वेश्चन है कि 20 के दांत, ठीक है, 20 के दांत नामक
पाठ में कौन नाउम्मीद बुढ़ापे का आंखों का तारा होता है। तो 20 के दांत जो कहानी हम आपको पढ़ाए थे, जो चैप्टर 2 है हमारा, बहुत अच्छा कहानी है। 20 के दांत कहानी जो है काफ़ी अच्छा चैप्टर है हमारा, जिसमें कि इसमें क्या बताया गया है, नाउम्मीद बुढ़ापे का तारा किसको कहा गया है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। खोखा को कहा गया है सेन साहब, और सेन साहब की क्या था, ये पुत्र था ना, सेन साहब सेन साहिबा का ये इकलौता पुत्र था। ये मतलब कि घर के हर मामलों में अब बात था ये, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि सेन साहब के इकलौते पुत्र का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे हम लोग। तो खोखा का ही घर का नाम था क्या चीज़, कासुम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर का निधन कब हो गया। क्या बताया गया है कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर का निधन कब हुआ था, इस बात को बताना है। तो आपको बता दें कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर, ठीक है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर भारत से हम क्या सीखे, ठीक है, भारत से हम क्या सीखे चैप्टर के ये राइटर हैं, भारत से हम क्या सीखे के राइटर हैं। आपको बता दें कि इनका निधन हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा, इनकी मृत्यु होती है। इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म होता है 6 दिसंबर 1823 में, यानी कि 1823 ईस्वी में, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म होता है। वही मृत्यु होता है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में होता है, इनका मृत्यु होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अनाम दास का पोथा किस प्रकार की विद्या है ना। अनाम दास का पोथा, ठीक है, साहित्य के किस विद्या से संबंधित है। तो किस प्रकार का साहित्य है अनाम दास का पोथा, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, कि अनाम दास का पोथा जो ये रचना है, अनाम दास का पोथा, ये किस प्रकार का रचना है। तो हम बताएंगे कि किस प्रकार की ये साहित्य है। तो बताएंगे कि यह उपन्यास है, ना कहानी है, ना कविता है, ना नाटक है, ये क्या है, तो उपन्यास है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी है। जब हम लेखक परिचय आपको बता रहे थे उस दौरान हमने आपको बताया था, हमने आपको क्या बताया था कि ऑप्शन, हाँ, आपको बताया था कि उपन्यास करके हम लिखवाए होंगे आपको, ठीक है, कि उपन्यास में लिखवाए होंगे इसके बारे में, अनाम दास का पोथा। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ किससे संकलित है। स्वदेशी पाठ जो कि अभी आपको नहीं पढ़ाए हैं हम, ठीक है। स्वदेशी पाठ क्या बताया गया है कि स्वदेशी पाठ के बारे में बताया गया है कि स्वदेशी पाठ किसके से ये है। तो बताएंगे कि प्रेम घन सर्वस्व से, किससे है, तो प्रेम घन सर्वस्व से पाठ से संकलित है ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि कवि, ठीक है, कवि घरानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है। कवि घरानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है, तो हम क्या बताएंगे इसमें हम क्या बताएंगे कि सरल और सीधा। प्रेम घरानंद, हाँ, घरानंद जी के बारे में इनकी प्रेम कहानी बहुत ऊंचे स्तरीय है। जब हम आप लोगों को, ठीक है, प्रेम आयनी श्री राधिका के बाद जो बड़ा चैप्टर जो पढ़ाएंगे हम, ठीक है, हाँ, तो उस चैप्टर में बताएंगे हम, ठीक है, आगे बताएंगे आपको कि घरानंद जी की प्रेम कहानी के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि अपनी प्रेमिका के लिए इतना रोते हैं कि प्रेमिका के आंगन में इनकी आंसुओं से क्या होती है, तो बाढ़ आ जाती है, ऐसा इनका कल्पना होता है, ठीक है। तो इस बात को हम आगे बताएंगे आप लोगों को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी ए हो जाएगा, जो कि क्या बताया गया है कि घरानंद जी के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है, तो सरल और सीधा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा। चलिए आगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब इस चैप्टर में बताएंगे आप लोगों को। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में, बहुत आसान सा भी क्वेश्चन है। राम नाम के बिना आपके जीवन को व्यर्थ किसने माना है, ठीक है। क्या बताया गया है कि किसने, कौन से आदमी ने, किसके बारे में बताया गया है, कौन से कवि थे जिसने कि राम नाम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ माना है। तो हम बताएंगे कि राम नाम बिनो बिरथी जगी जन्मा जो चैप्टर है हमारा, वो किनके द्वारा लिखा गया था, तो गुरु नानक जी के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ए है, रसखान नहीं, गुरु नानक जी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है हमारा। गुरु नानक जी के द्वारा इस चैप्टर को क्या किया गया था, तो इस चैप्टर के लेखक वही है, गुरु नानक जी। तो इन्हीं का मानना था कि राम नाम के बिना जीवन क्या है, तो व्यर्थ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस ग्रंथ में पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ रसखान को पुष्टि मार्ग के से दीक्षित किए थे। तो हम बताएंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, 252 वैष्णव की वार्ता से। ये हमारा ये ग्रंथ था, इसी ग्रंथ के माध्यम से क्या होता है, तो पता चलता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए
आगे क्वेश्चन क्या है हमारा कि किस कविता में नवजागरण का स्वर मुखरित है। किस कविता के माध्यम से क्या बताया गया है, किस कविता में नवजागरण का स्वर मुखरित है। तो आपको बता दें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो स्वदेशी हो जाएगा, स्वदेशी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वदेशी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे क्वेश्चन है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से, क्या बताया गया है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, किसने पत्थर का बांध बनवाया था। तो क्या बताएंगे, इस चैप्टर में हम आपको बताए थे कि ढाते विश्वास चैप्टर शायद चल रहा था, शायद ढाते विश्वास चैप्टर का है ये। तो आगे देखेंगे हम लोग इसमें कौन बनवाया था, तो ये महाराज ययाति केसरी ने बनवाया था। कौन बनाया था, तो महाराज ययाति केसरी ने इस बांध को बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ढाते विश्वास हो गया ना। चलिए शायद माँ चैप्टर था, जो भी होगा देखेंगे हम लोग आगे। क्या बताया गया है कि अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी, क्या बताया गया है कि अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी, मगम्मा से यह किसने कहा, यह मगम्मा से किसने कहा कि कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी, ऐसा किसने कहा। तो हम बताएंगे कि इसका जब भी पहनने और ओढ़ने को लेकर झगड़ा होता था इनकी पुतहू से होता था, जो कि बहू थी इनकी। क्या बताएंगे कि रंगप्पा से, नहीं नजम्मा से। नजम्मा कौन थी, तो इनकी बहू थी, इनसे इनका बहस होता था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो सात करिहोता जो थे ये क्या रह चुके हैं, तो ये हमारे क्या रह चुके हैं, तो उड़ीसा राज्य, ठीक है, क्या बताया, उड़ीसा से बिलोंग करते थे सात करिहोता। इनका जन्म जो कहाँ पे हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था। तो ये वहाँ के क्या रहे थे, अध्यक्ष भी रहे थे। तो उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के ये क्या रहे थे, तो अध्यक्ष रहे थे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि हर्षक, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि हर्षक कौन थे। तो हर्षक कौन थे, तो ये वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे, तो वनस्पति वैज्ञानिक थे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर कितना में है वनस्पति वैज्ञानिक जी, ऑप्शन नंबर है मेरा बी है, बी नंबर ऑप्शन में है वनस्पति वैज्ञानिक। तो हर्षक के बारे में आपसे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार मॉडल पेपर में भी हमने देखा था, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हर्षक कौन थे। तो ये क्या बताया गया है, तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। ये क्या थे, तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। हमने ये सारी चीज़ आपको बताई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग। चलिए उच्चारण स्थान देखेंगे। उच्चारण स्थान के बारे में क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि ऊ का उच्चारण स्थान, ठीक है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, डी है। वही बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में कौन नासिक के, ठीक है, नासिक के वर्ण नहीं है। नासिक के वर्ण कौन नहीं है, तो ये दोनों नासिक के वर्ण है। कौन सा नहीं है जी, तो यह भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तो ये नासिक वर्ण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन विकल्प उत्सित व्यंजक का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सौर्स नहीं जी, लड़वा नहीं, तो ये र हमारा क्या हो जाएगा, ढ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो बी हो जाएगा। चलिए फिर बताया गया है, ये ग्रामर का क्वेश्चन है, व्याकरण का क्वेश्चन है, जो कि हम आपको नहीं पढ़ाए हैं अभी तक व्याकरण, और आगे क्लास में व्याकरण का भी क्लास चलेगा, ठीक है, आगे क्लास में व्याकरण का क्लास चलेगा। चलिए अगला क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी पदों की संधि है, ठीक है, गंगा प्लस उर्मी पदों की संधि है। क्या है इसकी संधि, क्या हो जाएगा, गंगा, चलिए गंगा प्लस क्या बताया गया है, उर्मी, तो इससे क्या बनेगा, तो गंगा ऊ, आ प्लस ऊ, तो क्या हो जाएगा, ओ, गंगो उर्मी। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, गंगोर्मी ऑप्शन नंबर है कहीं, गंगार्मी है। चलिए गंगोर्मी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, गंगा प्लस उर्मी का संधि करेंगे हैं, ठीक है, तो ये किसका संधि हो जाएगा, तो गंगोर्मी का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है। विकल्प विसर्ग संधि यानी कि उसमें विसर्ग का चिन्ह आना चाहिए जी, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, अच्छा निष्कपट हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। निष्कपट के लिए क्या लिखेंगे, निस प्लस कपट, कपट, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा ना, निष्कपट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन मेरा
कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आपको याद रहे हमेशा कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। शब्द के कितने भेद होते हैं रूपांतर की दृष्टि से, 2 भेद होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि ब्राह्मण भोजन किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ब्राह्मण भोजन के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण भोजन जो है, ठीक है, किसके बारे में बताया गया है, ब्राह्मण भोजन के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण भोजन किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो हम लोग क्या बताएंगे कि तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछा है ब्राह्मण भोजन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और क्रम तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, करण तत्पुरुष के लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अनाद क्या बताया गया है, अनादर किस समास का उदाहरण है, अनादर के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी समास का है क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये कि अनादर किस समास का उदाहरण है। काफी ये मतलब कि घुमाई क्वेश्चन को पूछा है, अनादर किस समास का उदाहरण है, तो क्या बताएंगे हम लोग कि नग्य समास का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, नग्य समास का उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, ठीक है। देखिए पुस्तक पढ़ो, ये जो पुस्तक पढ़ो सिर्फ रहता ना, पुस्तक पढ़ो सिर्फ रहता, तब हम लोग क्या कहते, ये क्या है हमारा, तो आज्ञावाचक शब्द है, क्या है, आज्ञावाचक वाक्य है। अगर ये पुस्तक पढ़ो सिर्फ रहता, पुस्तक पढ़ो, तब ये हमारा क्या हो जाता, तो आज्ञावाचक हो जाता। लेकिन इसके साथ क्या आ गया है, देखिएगा इसके साथ आ क्या गया है, देखिएगा इसके साथ आ क्या गया है, एक विस्मयादि बोधक का चिन्ह आ गया है, ठीक है। ये विस्मयादि बोधक का यहाँ पे चिन्ह आ गया है, ठीक है। तो विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह है, ठीक है, इसको लेके ये जो है वाक्य चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये वाक्य चेंज हो जाएगा, किस वाक्य का उदाहरण हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा विस्मयवाचक का हो जाएगा, क्या विस्मयवाचक का हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए अगर ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह नहीं होता इसमें, तब हम लोग कह सकते थे ये क्या हो गया कि पुस्तक पढ़ो, क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ो, यानी कि आज्ञा दे रहा है कि पुस्तक पढ़ो, इस तरीके से हम लोग लिख सकते थे। चलिए 25 के बाद हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अंबर पनघट, क्या बताया गया है कि अंबर पनघट में डूब रही, ठीक है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नारी किस अलंकार का उदाहरण है। तो आपको बता देंगे कि ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। कौन सा, तो रूपक अलंकार का उदाहरण है, रूपक अलंकार का ये उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग, आगे क्या है हमारा कि निम्न में कौन शब्द शक्ति नहीं है, निम्न में कौन शब्द शक्ति नहीं है जी, निम्न में कौन शब्द शक्ति नहीं है, तो क्या बताएंगे हम लोग, शब्द शक्ति क्या होता है, तो ये हो जाएगा ना अभियाना हो जाएगा जी, ये तो शब्द शक्ति है, अभियाना हो जाएगा, व्यंजना भी हो जाएगा, लक्षणा भी हो जाएगा। तो क्या कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा माधुर्य हो जाएगा, माधुर्य हो जाएगा हमारा, जो कि क्या है, तो शब्द शक्ति ये नहीं है। चलिए आगे देखेंगे, राजा रथ से चलता है, राजा रथ से चलता है, देखिएगा ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस वाक्य में कारक क्या है, राजा रथ से चलता है, रथ से चलता है, गौर करिएगा, राजा रथ से चलता है। आपसे क्या हम जब हम आपको बताए थे कारक, तो उसमें कर्ता ने कर्म को करण से हम से यहाँ देखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से करण, यानी कि करण कारक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो करण कारक, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बाबू आंसू पोंछना अर्थ का मुहावरा क्या हो जाएगा, तो आंसू पोंछना यानी कि किसी की मतलब कि दुख की परिस्थिति में उनका मदद करना, उनको संवेदना देना, क्या कहलाएगा, तो उनकी मदद करना। तो ऑप्शन नंबर में देखेंगे, धमकी देना, नहीं, आंसू पोंछना का मतलब धमकी देना कभी नहीं हो सकता है। दूसरा क्या हो जाएगा, समय पर धोखा देना, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। दुख की सांत्वना देना, यानी कि दुख में सांत्वना देना, यानी कि वही होता है कि दुख के समय उनको समझाना, संवेदना, उनका साथ देना, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन राक्षस का पर्यायवाची शब्द है। राक्षस का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है, कौन नहीं है, सॉरी कौन नहीं है क्वेश्चन पूछा है, तो कौन नहीं है, क्योंकि इसमें तो निशाचर, तो इसका राक्षस का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल है, निशाचर तो है, ये है, दैत्य भी होता है, राक्षस का पर्यायवाची शब्द दैत्य भी होता है। फिर बताया गया है कि क्या बोला है, दनुज भी क्या होता है, तो इसका उदाहरण, इसका पर्यायवाची शब्द होता है किसका, तो राक्षस का। वही बात करेंगे केवल मनोज ही एक ऐसा नाम है, इसमें ऐसा शब्द है जो कि क्या होता है, तो राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस चैप्टर में, सॉरी यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में क्या किए,
तो सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, पूरा किया। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि अभी पूरी ढंग से पढ़ाई नहीं हुई है, ठीक है। बाकी आपको बहुत जो भी चैप्टर पढ़ाई हुई है सारा क्वेश्चन आपसे बना होगा, क्लियर ढंग से समझ में भी आया होगा। कुछ ऐसी क्वेश्चन थी इसमें जो कि क्वेश्चन को घुमा के अलग तरीके से पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग समझे अच्छे ढंग से। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करें। चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, आगे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।